अस्सलाम वालेकुम। नावल शुरू करने से पहले मैं आज आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अगर एक इंसान आपके लिए इतनी मेहनत करता है, आपके लिए नावल ढूंढ कर निकाल कर उसको रीड करता है, तो क्या वो इंसान आपकी सपोर्ट का हकदार नहीं है? क्या एक लाइक करने में या सब्सक्राइब कर देने में आपका कुछ चला जाता है? क्या एक इंसान जो इतनी मेहनत करके आप लोगों से उम्मीद लगा के बैठा होता है, क्या उसका हक नहीं बनता कि उसको लाइक और सब्सक्राइब दिया जाए? फ़ैसला आपके हाथ में है। मुझे मेरे सवाल का जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही, अगर आप समझते हैं कि ये मेरा हक है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि न्यू जो यूट्यूबर होता है वो अपनी मेहनत करता है, लेकिन जब आगे से उसको उसकी मेहनत का सिला वसूल नहीं होता तो यकीन करें बहुत दुख होता है। आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। अस्तबल के तमाम मुलाजिमीन अपनी अपनी शिफ्ट में जब वहाँ काम करने जाते तो उनकी मुकम्मल तौर पर तलाशी ली जाती थी। वहाँ 100 के करीब घोड़े थे और इन 100 घोड़ों की हिफाजत और देखभाल के लिए 500 के करीब अमला और हर गुजरने वाले दिन के साथ इस अमले की तादाद में इजाफा ही होता जा रहा था और इसमें ज़्यादातर तादाद वेट्स की थी। करम अली की समझ में ये सब कुछ नहीं आ रहा था। उसने ज़िंदगी में चाहे इस तरह का कोई अस्तबल ना देखा हो, मगर वो इतना अंदाज़ा ज़रूर कर सकता था कि अस्तबल इस तरह डॉक्टर से भरे नहीं होते। फिर इस अस्तबल में क्या मसला था? अस्तबल में कोई घोड़ा बीमार भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर्स को इस फौज की क्या तलब थी? छठे दिन घोड़ों को बाहर फिराने के लिए नहीं निकाला गया और 7वें दिन करम अली ने सऊद बिन जाबिर को खुद भी अस्तबल में पाया। वो बेहद फिक्रमंद अंदाज में एक एक घोड़े के पास जा रहा था। करम अली की बहुत कोशिश थी कि सऊद बिन जाबिर से उसका सामना ना हो, मगर ये मुमकिन नहीं था। वो कई बार उसे टकराया और हर बार सामना होने पर करम अली की उसको नज़रें करम अली को बहुत बेहद अजीब लगती। करम अली का ख्याल था शिफ्ट ख़त्म होने पर वो वहाँ से चला जाएगा, मगर उसे बताया गया कि उसे इस वक्त भी अस्तबल में ही रहना है, इस रात भी अस्तबल में ही रहना था। क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। वो रात करम ने अस्तबल के एक कोने में बैठे सोते जागते गुजारी। वज़ू करके फजर की नमाज भी उसने उसी कोने में पढ़ी और नमाज के बाद किस वक्त उसे नींद आ गई उसे पता नहीं चला। वो वहीं ज़मीन पर लेटकर सो गया था। दोबारा उसकी आंख 11 बजे के करीब खुली थी और करम अली हड़बड़ा कर उठा था। अस्तबल में मामूल के मुताबिक सरगर्मियां जारी थीं। घोड़ों को 2 दिन के वक्फे के बाद अस्तबल से निकाला जा रहा था। करम अली कुछ देर बैठा अपने हवास बहाल करता रहा। फिर उसकी नज़र अपने से कुछ फासले पर कुर्सी पर बैठे हुए 2 आदमियों पर पड़ी जो उस पर नज़र जमाए बैठे थे। वो उन्हें सऊद बिन जाबिर के साथ देख चुका था। शायद वो उसके सेक्रेटरी थे या किसी और तरह के मददगार। करम अली ने कदरे शर्मिंदगी के आलम में आंखें मसलते हुए उन्हें देखा और उठ खड़ा हुआ। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो इस तरह वहाँ बैठे बैठे सो जाएगा। उसे उठते देखकर वो आदमी भी उठ खड़े हुए और उनमें से एक ने आगे बढ़कर उसे एक लिफाफा थमाया। करम अली कुछ देर हैरानी के साथ उस लिफाफे को देखता रहा, फिर उसे खोलकर देखने लगा और उसे एक और झटका लगा। उस लिफाफे में कवैती दिनार थे। इससे पहले कि वो कुछ कहता, वो दोनों वहां से चले गए। करम के मामे बढ़ते जा रहे थे। अस्तबल में काम करने वाले लोग इस वक्त भी करम को देख रहे थे और वो उनकी नज़रों को समझने में एक बार फिर नाकाम हो रहा था। कुछ देर इस लिफाफे को हाथ में बेमकसद पकड़े रहने के बाद करम अली बिलाखिर उस साइज के पास गया जिसके मददगार के तौर पर वो काम कर रहा था। उसने टूटी फूटी अरबी में उसे इस लिफाफे का किस्सा बताने की कोशिश की, मगर उसने पूरी बात सुनने से पहले ही उसे टोक दिया और उसे बताया कि वो लिफाफा उसके लिए सऊद बिन जाबिर ने भिजवाया था। क्यों? इस सवाल का जवाब साइस ने नहीं दिया था। उसने उसको क्वार्टर में जाने के लिए कहा और उससे साथ ये भी कहा कि उसे हर रोज़ वहाँ आकर काम करने की ज़रूरत नहीं। जब जी चाहे वो आकर काम करे, जी ना चाहे तो ना करे। करम अली को लगा वहाँ सब उसके साथ मजाक करने लगे थे। कोशिश किए बगैर काम का मिलना और काम किए बगैर पैसे, ऐसा कहाँ होता था? क्या सिर्फ शेख सऊद बिन जाबिर के अस्तबल में या फिर वहाँ सिर्फ उसके साथ? क्योंकि वो वहाँ हर बाकी शख्स को काम करते देख रहा था। तकरीबन वो हर तरह का काम करते और जान मारते जैसे शेख सऊद के अस्तबल में आने से पहले तक वो किया करता था।
क्वार्टर में आकर उसने वो दीनार गिने और वो 1000 दीनार थे। उसने इस रकम को इसी तरह रख दिया। ये वो रकम नहीं थी जिसके लिए उसने मेहनत की थी और उसे खर्च कर सकता था। उसे लगा आज अगर उसे ये दीनार दिए गए थे तो कल इससे 1000 दीनार वापस भी मांगे जा सकते थे। सपहर के करीब वो वहां से बाहर जाने के लिए गेट पर आया। वो आसिफ भट्टा के पास जाना चाहता था, कुछ दूसरे साथियों से मिलना चाहता था, ये सब कुछ उन्हें बताना चाहता था। गेट के बाहर खड़े गार्ड्स ने उसे बाहर जाने से मना कर दिया। शेख का हुक्म नहीं है, उनमें से एक ने उसे बताया था। करम अली को लगा जैसे वो कुछ गलत वक्त पर बाहर जाने के लिए निकला था, इसलिए उसे रोका गया था। उसने गार्ड से पूछा कि वो किस वक्त बाहर जाने के लिए निकल सकता है। किसी वक्त पर भी नहीं, उसी गार्ड ने उसी अंदाज में जवाब दिया। शेख ने कहा है कि आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। करम अली को सही मानों में पसीना आ गया था। तो क्या वो वहाँ कैदी था? वो वापस क्वार्टर में आ गया और फिर 1000 दीनार से भरे हुए लिफाफे को निकालकर देखने लगा। उसे अब गुस्सा आ रहा था, शेख सऊद बिन जाबिर पर, उस अस्तबल पर और अपने आप पर। वो आसिफ भट्टा की दुकान पर खड़े सऊद के 2 आदमियों के साथ आने से इनकार कर देता तो कोई उसे यहाँ कैसे ला सकता था? ये करम अली की गलती थी। वो वहाँ आने से इनकार कर देता तो भी उसे इस अस्तबल में ले आया जाता, क्योंकि शेख सऊद बिन जाबिर अपने घोड़ों की जिंदगी के लिए करम अली के वजूद की ज़रूरत थी। उस रात सऊद बिन जाबिर से उसकी दोबारा मुलाकात हुई थी। इस बार वो पिछली रात की तरह संजीदा नहीं था। वो इस विला के एक कमरे के बार में बैठा शराब पी रहा था जब करम अली को एक मुलाजिम वहां छोड़कर आया। उसने पुरसुकून अंदाज में मुस्कुराते हुए इस तरह करम का इस्तकबाल किया था जैसे वो तवील अरसे के बाद किसी दोस्त से मिला हो। सिर्फ फर्क यह था कि वो करम अली के पास नहीं आया था और करम अली से गले नहीं मिला था, ना उसने करम अली से हाथ मिलाया था। मगर उसने करम अली का हाल अहवाल बेहद गर्मजोशी से पूछने के बाद उसे बैठने के लिए कहा था और खुद इस कमरे में मौजूद मनी बार पर खड़े होकर अपने लिए शराब का पैग तैयार करने लगा था। उसके कहने के बावजूद करम अली फौरी तौर पर बैठ नहीं सका। वो कमरा इस कदर शानदार था कि करम अली को लगा कि वो किसी कुर्सी या सोफे पर बैठेगा तो वो ख़राब हो जाएंगे। हालांकि वो बेहद साफ सुथरे लिबास में था। फिर भी बैठ जाओ, सऊद बिन जाबिर ने मुड़े बगैर अपने काम में मसरूफ़ उससे कहा था, यूं जैसे उसे पता हो कि वो अभी भी खड़ा होगा। इस बार करम अली हिम्मत करके एक कुर्सी पर बैठ ही गया था। क्या लोगे? सऊद ने बेहद दोस्ताना अंदाज में अपना गिलास तैयार करके पलटते हुए उससे पूछा और साथ ही एक के बाद एक शराब का नाम लेता गया। करम अली होनकों की तरह उसका चेहरा देखता रहा। उसने जिंदगी में वो नाम कभी नहीं सुने थे, मगर वो इतना ज़रूर जानता था कि बार पर खड़े होकर वो उसे शराब के अलावा किसी और मशरूब का नहीं पूछ सकता था। सऊद अब मुंतज़िर था कि वो कुछ कहे, मगर करम अली के हलक से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। सऊद शराब के सिप लेता हुआ बेहद तीखी नज़रों से उसे देखता रहा और वो इसी तरह खामोश खड़ा रहा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। करम अली ने बिल आखिर अपना खुश्क सा मुँह खोला। तुम यहाँ से कहाँ जाना चाहते थे? सऊद बिल्ला तवक्कुफ अपने असली मौजू पर आ गया था। वो अब बार से हटकर करम अली से कुछ फासले पर मौजूद एक कुर्सी पर आ बैठा था। करम अली फौरी तौर पर उसके सवाल का जवाब नहीं दे सका। वो कुछ और नर्वस हो गया था। सिर्फ चंद घंटे पहले ही तो उसने वहाँ से जाने की कोशिश की थी और चंद घंटे में ही सऊद उससे इस बारे में पूछ रहा था। यकीनन करम अली के बारे में हर खबर उस तक पहुँचाई जा रही थी। मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलना चाहता था, करम अली ने बिलाखिर कहा। तुम वलीद को बता दो, वो तुम्हारे दोस्तों को यहीं बुला लेगा। सऊद ने वहाँ के इंतज़ामी निगरान का नाम लेते हुए कहा। लेकिन मैं यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा सकता? करम अली ने बिलाखिर वो सवाल किया जो वो करना चाहता था। सऊद ने जवाब देने के बजाय शराब के गिलास से एक सिप लिया। करम अली मुंतज़िर नज़रों से उसका चेहरा देखता रहा। जवाब नहीं आया। मुझे यहाँ किस लिए लेकर आए हैं? काम के लिए तो नहीं लेकर आए। और मुझे 1000 दीनार दिए हैं, किस लिए दिए हैं? मैंने क्या किया है? करम अली अब यके बाद दीगरे सवाल करने लगा। शेख सऊद बिन जाबिर से अब वो खौफ और झिझक महसूस नहीं हो रही थी जो उससे पहले होती रही थी। सऊद उसके चेहरे को खामोशी से देखता रहा, फिर उसने शराब का गिलास रख दिया। 5.5 माह से शेख सऊद बिन जाबिर के अस्तबल के घोड़े यके बाद दीगरे बगैर किसी वजह के मर रहे थे।
हर हफ्ते एक घोड़ा। शुरू के चंद हफ्ते सऊद ने इसे एक इत्तेफाक समझा, मगर जब ये सिलसिला तवील रहा तो इसने इसे साजिश समझा। हर महीने घोड़ों का तिबी मुआयना किया जाता था। वो मुआयना हर हफ्ते होने लगा था, लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी और मरने वाले घोड़ों के जिस्म में भी जहर खुआनी के कोई असरात नहीं थे। इसके बावजूद उसने बहुत सा पुराना अमला निकाल दिया और बहुत सा नया अमला रखा। घोड़े मरते रहे। सऊद हिफाजती इक़दामात और मुआलजे के लिए इंतज़ामात बेहतरीन से बेहतरीन करता गया, यहाँ तक कि वो खुद इसी अस्तबल के साथ मुंसलिक क्वार्टर में मुस्तकिल तौर पर रहने लगा और उसके दिन रात का बड़ा हिस्सा इन घोड़ों के साथ गुजरने लगा। इसके बावजूद 7वें दिन एक घोड़ा अचानक ज़मीन पर गिरता, उसके मुंह से झाग निकलने लगता और जब तक डॉक्टर्स या अस्तबल का अमला कुछ कर पाता वो घोड़ा ख़त्म हो चुका होता। पिछले 3 माह से सऊद बिन जाबिर के सामने ये घोड़े मर रहे थे और वो बेबसी से उन्हें मरता देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। ये सिलसिला ओरलैंडो पॉलिश अरेबियन नस्ल के घोड़ों के मरने से शुरू हुआ था और अब 10 मुख्तलिफ नस्लों के घोड़े मर चुके थे। आखिरी मरने वाले 2 घोड़े पर्शियन स्टैलियन और उन घोड़ों की मौत के साथ ही सऊद बिन जाबिर का हौसला जवाब दे गया था। वो उसके बेहतरीन और उम्दा तरीन घोड़ों में से थे। वो तोहम परस्त नहीं था, मगर मजबूर हो गया था कि उसे काला जादू समझता। वो अपने कबीले के किसी बड़े की हिदायत पर किसी दूसरे कबीले के एक बद्दू से मिला था और करम अली की वहां आमद इस टोटके का नतीजा थी जो उस बद्दू ने बताया था। अरब के कबाइल में बरसों से अगर किसी के अस्तबल के घोड़े इस तरह मरने लगते जिस तरह सऊद बिन जाबिर के अस्तबल के मर रहे थे, तो वो किसी अजमी नस्ल के ऐसे आदमी को अपने अस्तबल में ला रखता जिसके पेट और कमर पर बर्स के दाग होते और इसके अलावा उसके जिस्म पर कहीं और बर्स न होता। ऐसा आदमी ढूंढना इसलिए मुश्किल होता था क्योंकि बर्स आमतौर पर किसी भी आदमी के कमर और पेट पर पहले जाहिर नहीं होता था और अगर वहां जाहिर होता भी तो साथ ही हाथों, पैरों और चेहरे पर भी नमूदार होना शुरू हो जाता था। करम अली उन लोगों में शामिल था जिनके पेट और पुश्त पर बर्स जाहिर होने के बाद रुक गया था। सऊद बिन जाबिर के लोगों ने कुवैत में ऐसे किसी आदमी की फौरी तलाश शुरू कर दी थी और ये तलाश उन्हें आसिफ भट्टा के पास ले आई थी। उसकी दुकान सऊद बिन जाबिर के मलकियती इलाके के एक बाजार में थी और सऊद बिन जाबिर के किसी हरकारे के इस्तफसार पर उसने उन्हें करम अली के बारे में बताया था। वो ना बताता तो अगर उसे भारी इनाम में दिलचस्पी न होती जो सऊद बिन जाबिर के लोग ऐसे किसी आदमी के बारे में इत्तला पहुंचाने पर देने का ऐलान कर रहे थे। आसिफ को यह यकीन नहीं था कि करम की पुश्त पर या जिस्म के किसी और हिस्से पर बर्स था या नहीं, मगर उसने करम अली के पेट पर बर्स के दाग बहुत अरसे पहले देखे थे और वो उसके जहन में थे। करम अली ने तब कोई क्रेट उठाकर रखते हुए अपने चेहरे और गर्दन का पसीना अपनी कमीज का दामन उठाकर साफ किया था और उसे एहसास भी नहीं हुआ था कि आसिफ भट्टा की नज़र उसके पेट के उस हिस्से पर पड़ गई थी जहां बर्स था। और अब इस वाक़े के 2 साल बाद आसिफ भट्टा ने बड़े आराम से उसके बारे में सऊद बिन जाबिर के आदमियों को बता दिया था और वो खुशकिस्मत था कि करम अली की पुश्त पर भी बर्स निकल आया था। अगर ना निकलता तो आसिफ उस रकम से महरूम रह जाता जो उसने करम के बारे में इत्तला देकर हासिल की थी। करम अली को वहां लाने के बाद उस हफ्ते कोई घोड़ा नहीं मरा था। सदियों पुराना इस्तेमाल होने वाला टोटका अब भी कारगर साबित हुआ था। करम अली ही वो आदमी था जो सऊद के घोड़ों को बचा सकता था और इस बार वो 1000 दिनार सऊद के किसी घोड़े को किसी मुमकिना मौत से बचाने के लिए करम अली की उजरत या इनाम था। करम अली मुंह खोले शेख सऊद बिन जाबिर की बातें सुनता रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसे सऊद बिन जाबिर की बातें एक मन घड़त किस्सा लग रहा था, मगर ये बात सऊद को कहने का मतलब होता कि वो उसे झूठा कहता और वो कम अज कम इतना अहमक तो नहीं था। उसने जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि बर्स का वो मर्ज जिसे वो सारी उम्र छुपाता फिरा था उसे शेख के पास उसके घोड़ों की जिंदगी बचाने के लिए काम आएगा। शेख सऊद बिन जाबिर अब अपने शराब के गिलास को दोबारा भर रहा था। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ, तुम्हारी वजह से मेरे घोड़े मरना बंद हो गए हैं। इस हफ्ते कोई घोड़ा नहीं मरा, उस बद्दू ने कहा था। अगर इस हफ्ते घोड़े ठीक रहे तो फिर तब तक उन्हें कुछ नहीं होगा जब तक तुम यहाँ रहोगे। लेकिन मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, करम अली ने फौरन कहा। सऊद उसके जुमले पर फौरन से बेशतर पलटा। क्यों? यहाँ क्या परेशानी है तुम्हें? सब कुछ तो मिल रहा है तुम्हें, जो नहीं मिल रहा वो भी बता दो, मैं वो भी दे दूंगा। सऊद इस बार संजीदा थे।
तुम्हें किसी दोस्त से मिलना हो वो यहाँ आ जाएगा, पाकिस्तान फ़ोन पर बात करना है वो भी यहाँ से कर सकते हो, पाकिस्तान पैसे भिजवाना चाहते हो वलीद को बता दो वो भिजवा देगा, तुम्हारे ख़ानदान को कोई मसला हुआ तो वलीद उसे भी हल कर देगा, कोई शराब कोई औरत चाहिए वलीद तुम्हें वो भी मुहैया कर देगा, तफरीह का कोई और सामान चाहिए वो भी मिल जाएगा, सिर्फ तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाना, वैसे तो कोई तुम्हें यहाँ से बाहर जाने भी नहीं देगा। सऊद ने बेहद साफ लफ्ज़ों में उससे कहा। करम अली दम साधे उसकी बात सुनता रहा। फिर उसने कहा, और मुझे कब तक यहाँ रहना होगा? सऊद बिन जाबिर उसके सवाल पर कुछ देर उसके चेहरे को देखता रहा। फिर उसने शराब का एक घूंट लेते हुए कहा, जब तक तुम जिंदा हो या जब तक तुम्हारा बर्स जिस्म के किसी दूसरे हिस्से पर आना नहीं शुरू हो जाता। हर हफ्ते घोड़ों को कुछ ना कुछ होने की सूरत में तुम्हें 1000 दिनार मिलेंगे, कुछ ना होने की सूरत में तुम्हें 1000 दिनार मिलेंगे। तुम इस रकम को जैसे चाहो खर्च करो, तुम्हारे बाकी सारे अखराजात मेरे ज़िम्मे हैं। सऊद बिन जाबिर ने कहा। करम अली की समझ में नहीं आया वो उसका एहसानमंद हो या उससे नफरत करे। उसकी आज़ादी छीनकर उसे पैसा दे रहा था और वो पैसा पाकिस्तान में उसके घर वालों की ज़िंदगियाँ बदल देने वाला था, मगर वो उसकी भी ज़िंदगी बदल देने वाला था। करम अली का दिल चाहा कि वो कुछ देर के लिए चिल्लाए, शोर मचाए, हंगामा करे। सऊद बिन जाबिर को जितनी शदीद उसकी ज़रूरत थी वो उसे कुछ नहीं कह सकता था, मगर फिर उसे लगा कि उसका शोर मचाना बेकार है। वो इस मुल्क में क्या कर सकता था जो उसका अपना नहीं था। वो इस वक्त मऊफ जहन के साथ सऊद बिन जाबिर के सामने बैठा रहा जब तक उसने उसे अपने पास से चले जाने के लिए नहीं कहा। उस रात भी वो सो नहीं सका, जागता रहा, बारी बारी उन सब चेहरों को याद करता रहा जिन्हें अब वो कभी नहीं देख सकता था। माँ बाप, बहन भाइयों के चेहरे और आरफा का चेहरा। उसने सोचने की कोशिश की थी क्या उससे कोई गुनाह हुआ था, क्या उसने किसी का दिल दुखाया था, कोई धोखा, कोई झूठ, कोई फरेब। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, उसे वाकई कुछ याद नहीं आ रहा था। करम अली ने ज़िंदगी में वाकई कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई थी। अलबत्ता उसे हर वो तकलीफ़ ज़रूर याद थी जो दूसरे उसे पहुंचाते रहे थे। फिर वो कौन सा गुनाह था जो करम अली को वहां ले आया था? वो जितना सोचता जैसे पागल होने लगता। उसे बार बार साल पहले इस लॉन्च में मर जाने वाले जज़ाम ज़दा उस लड़के की लाश याद आती जिसे उसकी आंखों के सामने समंदर में फेंक दिया गया था। उसका गुनाह ये था कि उसने ये होने दिया था, लेकिन वो उस वक्त बेबस था, चाहता भी तो कुछ नहीं कर सकता था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो आज बेबस है। अगले दिन वो अस्तबल और उस विला से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढता रहा। उसे एहसास हुआ ये भी बेहद दुश्वार था। अस्तबल के 2-3 मुलाजिम साई की तरह उसके साथ लगे रहते थे। वो वहां से किसी भी तरह भाग नहीं सकता था। उसने अगले दिन वलीद को कुवैत में अपने कुछ पाकिस्तानी दोस्तों के एड्रेस और फ़ोन नंबर देकर कहा कि वो उनसे मिलना चाहता था। 2 दिन बाद उसका एक दोस्त बेहद हरासां अंदाज में एक गाड़ी में वहां लाया गया और फिर एक उर्दू बोलने वाला कुवैती उनके साथ बैठ गया। करम अली को वलीद पहले ही बता चुका था कि उसे अपने किसी दोस्त से इस सारी सूरत हाल का जिक्र नहीं करना, वरना उसके दोस्त को भी इसकी तरह विला से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। करम अली फिर भी किसी न किसी तरह अपने दोस्त को अपनी हालत और मुसीबत के बारे में बताना चाहता था। शायद वो कुछ कर सकता, शायद एम्बेसी कुछ कर सकती, शायद हुकूमत पाकिस्तान कुछ कर पाती, लेकिन उर्दू जानने वाले उस कुवैती की मौजूदगी में वो अपने दोस्त से क्या कहता? वो दोनों सिर्फ एक दूसरे का और एक दूसरे के घर वालों का हाल अहवाल दरियाफ्त करते रहे। उसके दोस्त को उस कुवैती की इसके पास मौजूदगी खटक रही थी, मगर उस कुवैती ने अपना तारुफ करम अली के दोस्त के तौर पर करवाया था और करम अली ने ना चाहते हुए भी उसकी बात पर सर हिलाकर तायीद की थी। मेरे लिए यहीं अस्तबल में कहीं काम देखो, उसके दोस्त ने उससे कहा। करम का जी चाहा कि वो उससे कहे कि वो बहुत खुशकिस्मत है जो इस अस्तबल में नहीं है। देखूंगा, करम अली ने सर हिलाकर उससे कहा। 1 घंटे की मुलाकात में करम अली का जहन मुकम्मल तौर पर कहीं न कहीं भटकता रहा था। उसे बार बार ख्याल आ रहा था कि उसका वो दोस्त या उसके बाकी दोस्तों में कोई भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। वो सब छोटे लोग थे जिनके वजूद से उनके ख़ानदानों के चूल्हे जलते थे। इनमें से ज़्यादातर कुवैत में गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे और जो कानूनी तौर पर आते थे वो खुद कफील के हाथों ख्वार हो रहे थे। उनमें से कोई उसके लिए क्या करता? कौन पुलिस स्टेशन जाकर सऊद बिन जाबिर के खिलाफ हबस बेजा की रिपोर्ट दर्ज करवा सकता था? और रिपोर्ट दर्ज हो भी जाती तो कुवैत में रिपोर्ट हो जाता, उसका कफील उसे ज़बरदस्ती वापस भिजवा देता और सऊद बिन जाबिर के विला से फिर भी करम अली
बरामद ना होता, लेकिन एक ख़ानदान के लोगों की ज़िंदगियां और रिस्क ज़रूर करम अली की वजह से जाता। वो किसी दोस्त से पहली और आखिरी मुलाकात थी जो उसने वहाँ की थी। उसने दोबारा किसी से रब्ता करने की कोशिश नहीं की और किसी में इतना हौसला नहीं था कि कोई सऊद बिन जाबिर के विला में करम अली से मिलता, या हो सकता है कोई मिलने आया भी हो मगर उसको पता न चला हो। अस्तबल में दूसरे हफ्ते भी कोई घोड़ा नहीं मरा। करम अली को 1000 दीनार और दिए गए। अब उसके पास 2000 दीनार थे और इन 2000 दीनारों के लिए उसे किसी किस्म की मेहनत नहीं करना पड़ी थी। आज से पिछले 4 सालों में कभी कुवैत में 2 हफ्तों में 2000 दीनार नहीं कमाए थे उसने। वो कई घंटे इन दीनारों को हाथ में पकड़े बैठा रहा। वो एक उम्र कैद काटने वाले को मिलने वाला मुआवजा था। अगले दिन वो 2000 दीनार उसने अपने घर वालों को पाकिस्तान भिजवा दिए थे। उसने पिछले 2 दिन में दो बार उनसे फ़ोन पर बात की थी। इस फ़ोन के दौरान भी वो कुवैती उसके पास बैठा रहा। उसने 2 ही बार फ़ोन पर आरफा से बात की थी। उस वक्त पहली बार उसका दिल चाहा वो उससे कहे कि वो उसका इंतज़ार ना करे, उसे अब वापस नहीं आना था, मगर वो उसे ये नहीं कह सका। वो इतनी मोहब्बत और गर्मजोशी के साथ उसका हाल अहवाल पूछती रही थी कि वो उससे सच नहीं बोल सका। तीसरे हफ्ते भी अस्तबल का कोई घोड़ा नहीं मरा था। शेख सऊद बिन जाबिर ने इस हफ्ते अपने विला में एक जश्न का एहतमाम किया था। करम अली को 1000 के बजाय 2000 दीनार दिए गए और इस रात उसके विला में मंगवाई हुई औरतों में से एक औरत और शराब भी भिजवाई गई। सऊद बिन जाबिर अस्तबल में उसकी वाबस्तगी का सामान कर रहा था। करम अली ने दोनों चीज़ें वापस भिजवा दी। वो जब आज़ाद था तब भी उसे इन दोनों चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं थी और अब तो वो एक गुलाम था। चौथे हफ्ते करम अली ने दुआ की थी कि इस हफ्ते घोड़ा मर जाए, शायद इस तरह उसको वहाँ से निजात मिल जाती। उसने सऊद बिन जाबिर से ये वाकई नहीं पूछा था कि अगर उसकी वहाँ मौजूदगी में भी घोड़े मरते रहते तो फिर क्या होता। यकीनन फिर उसे वहाँ से निजात मिल जाती। यकदम जैसे उसे एक मौहूम सी उम्मीद पैदा हुई थी। चौथे हफ्ते भी किसी घोड़े को कुछ नहीं हुआ था और इस हफ्ते सऊद बिन जाबिर से करम अली की दोबारा मुलाकात हुई। सऊद बिन जाबिर पहले से भी ज़्यादा गर्मजोशी से करम से मिला था और इस बार उसने वही सवाल किया था जो पिछले कई दिनों से उसके जहन में बार बार आ रहा था। अगर मेरे यहाँ रहते हुए भी घोड़े मरते रहे तो या दोबारा मरने लगे तो। सऊद बिन जाबिर के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। करम अली जानता था उसका सवाल गलत था और नामुनासिब भी, मगर जो कुछ उसके साथ हो रहा था उसमें वो किसी मुनासिब या गैर मुनासिब चीज़ की क्या परवाह करता। उस बद्दू ने कहा था कि एक बरसज़दा आदमी के आ जाने से ये सिलसिला रुक जाएगा और ये सिलसिला रुक गया। और उसने ये भी कहा था कि ये सिलसिला एक बार रुक गया तो दोबारा शुरू नहीं होगा। सऊद बिन जाबिर ने बेहद जताने वाले अंदाज में कहा। लेकिन अगर फिर होने लगा तो? करम ने एक बार फिर वही सवाल किया। सऊद बिन जाबिर पलकें झपकाए बहुत देर तक उसका चेहरा देखता रहा। फिर उसने कहा, उस बद्दू ने कहा था कि अगर ये सिलसिला ना रुका और रुकने के बाद दोबारा शुरू हो गया तो फिर उस बरसज़दा आदमी को मारना पड़ेगा। करम अली का दिल उछलकर हलक में आ गया। उसे लगा सऊद बिन जाबिर ने उसके साथ मजाक किया है, मगर सऊद बिन जाबिर के चेहरे पर मजाक की कोई रमक नजर न आई। वो बेहद संजीदा था। इसलिए तुम दुआ करो कि ये सिलसिला दोबारा शुरू ना हो, सऊद बिन जाबिर ने शराब का अगला घूंट लेते हुए कहा। अब करम अली की समझ में आ गया था कि एक बरसज़दा आदमी की तलाश इतनी राजदारी से क्यों की गई थी। सऊद बिन जाबिर अखबार में इश्तिहारात देता तो सैकड़ों नहीं तो दर्जनों लोग उससे इन अलामात के साथ कहीं भी मिल जाते, मगर उसके साथ ही अखबार का ये इश्तिहार बहुत से दूसरे लोगों की नज़रों में आता और बद्दुओं की ये रिवायत किसी न किसी तरह मंजर आम पर आ जाती और ये मंजर आम पर आ जाता तो उसके लिए उस आदमी को इसी तरह गायब करना या ज़रूरत पड़ने पर जान से मार देना आसान नहीं होता। सऊद बिन जाबिर को एक बरसज़दा आदमी की ज़रूरत नहीं थी, कुर्बानी के एक जानवर की ज़रूरत थी। करम अली की शक्ल में उसे वो जानवर मिल गया था और करम अली एक दिन पहले तक ये दुआ करता फिर रहा था कि सऊद बिन जाबिर के घोड़े फिर मरने लगे, ये जाने बगैर कि पहले अगर उन घोड़ों की ज़िंदगी उसके वजूद के मोहताज थी तो अब उसका वजूद घोड़ों की ज़िंदगी थी। 4 हफ्तों में एक बार उसे घोड़े की ज़िंदगी और मौत में दिलचस्पी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन उसके लिए हफ्ते का 7वां दिन कोई मानी नहीं रखता था और अब वो हफ्ते में एक बार ज़रूर मरता था। 7वें दिन एक लम्हा घूंट घूंट मौत की सूरत में उसके अंदर उतरता था, यूं जैसे कोई रिवॉल्वर के चैम्बर में से एक में गोली डालकर उसे घुमा दे, फिर उसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखकर बारी बारी 5 दफ़ा ट्रैगर दबाए और रिवॉल्वर ये कहे कि हटा लें कि गोली छठे चैम्बर में है।
और करम अली ने इस अजियत को एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना या एक साल नहीं झेला था। उसने अगले 3 साल इसी अस्तबल में जीते मरदे बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर कट कर गुजारे थे। 3 सालों में हादसाती तौर पर और तिब्बी तौर पर एक आध घोड़े की हलाकत हुई भी थी, मगर उसमें से किसी आदमी को अब इस बात का अंदेशा तक नहीं था कि अस्तबल के घोड़ों को अब 3 साल पहले जैसा कोई खतरा दरपेश हो सकता था। वहां काम करने वाला कोई शख्स अब हफ्ते के दिनों की गिनती नहीं करता था सिवाय एक आदमी के, करम अली के। 3 साल में उसने मौत का इंतजार किया था या फिर बर्स के मर्ज के दोबारा जाहिर होने का, और उनमें से कोई भी नमूदार नहीं हुआ था। किसी ने करम अली से ज्यादा लंबी मौतनुमा जिंदगी नहीं पाई होगी, ये करम अली का ख्याल था। 3 साल ने उसके जाहिर को जितना बदला था, अंदर को उससे ज्यादा तब्दील कर दिया था। हर हफ्ते मिलने वाले 1000 दिनार हर महीने जमा करके वो इसी तरह पाकिस्तान भिजवा देता था। उसने 3 साल में इन दिनारों में से 1 दिनार भी खर्च नहीं किया था। हर माह इतनी बड़ी रकम पाकिस्तान भिजवाते रहने से उसके खानदान की माली हालत और भी अच्छी हो गई थी। वो जानते थे कि अब करम अली शेख के अस्तबल में काम करता था। क्या काम करता था, ये उनमें से किसी ने भी करम अली से नहीं पूछा। ये पूछना ज़रूरी था भी नहीं, और इन 3 सालों में करम अली बाकायदगी से उनसे फ़ोन पर बात करता रहा और बार बार इस चुभन का शिकार होता रहा कि उनमें से किसी को उसकी पाकिस्तान आने का इंतज़ार नहीं था, सिर्फ उस रकम का इंतज़ार होता जो वो पाकिस्तान भिजवाता था। वो अगर उसके पाकिस्तान आने के बारे में पूछते भी थे तो इतने सरसरी अंदाज में कि करम अली की शायद कोई लंबी चौड़ी वजाहत भी देनी नहीं पड़ती थी। उसी सांस में दूसरा जुमला कोई मुतालबा होता था। उसकी ऐसी हर फ़ोन कॉल के दौरान कोई ना कोई आदमी मौजूद होता था, ना भी होता तो करम अली अपनी फैमिली को अपनी मुसीबत के बारे में ना बताता। उसे लगता था उसकी तकलीफ उनके लिए तब तक कोई मायने नहीं रखती जब तक वो इन्हें इतनी बड़ी रकम भिजवा रहा था। 3 साल में सिर्फ आरफा थी जिसका वो अपने आप को मुजरिम समझने लगा था। वो कभी खुलकर उसे ये नहीं बता सका था कि वो चाहता है कि वो उसका इंतज़ार ना करे, किसी और के साथ शादी कर ले। बहुत बार उसने आरफा से ये कहना चाहा, लेकिन कोई न कोई चीज़ आड़े आती रही। कभी आरफा की कोई बात, कभी उसकी हंसी, कभी करम की झिझक, मुनासिब अल्फाज के इंतखाब की कोशिश, और कभी फ़ोन कट जाता। और फिर सब कुछ जैसे अगले हफ्ते पर चला जाता था। उसने कई बार आरफा से बात करना भी छोड़ा, सिर्फ इसी ख्वाहिश में कि वो उसकी बेअतनाई पर उससे मुतनफ़र हो जाए, या उसे उसकी नीयत और इरादे पर ही कोई शुबा हो कि शायद वो वापस आने का इरादा नहीं रखता, शायद वो उससे अब शादी करना नहीं चाहता, शायद वो किसी दूसरी औरत के चक्कर में है। कई हफ्ते उसे फ़ोन न करने के बाद वो एक बार फिर दिल के हाथों मजबूर होकर उसे फ़ोन करता, और चंद छोटे मोटे गिलों के बाद सब कुछ फिर वहीं पर आ जाता। आरफा को उस पर अंधा एतमाद था। ये मुमकिन ही नहीं था कि वो उस पर शक करती, या उसे कभी शक हुआ भी हो तो उसने करम अली से इसका इजहार नहीं किया। वो उसकी ज़िंदगी के 28वें साल का इंतज़ार कर रही थी जब करम अली को वापस आ जाना था, और एक महूम सी उम्मीद और आस के साथ जुड़ी हुई थी कि शायद वो उससे बहुत पहले वापस आ जाए। शादी के लिए ना सही वैसे ही सही, वो हर ख़त में ये लिखती कि वो उसके हर ख़त को हज़ारों नहीं तो कम अज़ कम सैकड़ों बार तो ज़रूर पढ़ता, और उसके ज़मीर का बोझ बढ़ता जाता। वो उसे धोखा दे रहा था, उसके साथ जो कुछ कर रहा था गलत कर रहा था। वो जानता था वो उसकी ज़िंदगी के साल ज़ाया कर रहा है। करम अली की खामोशी अगर किसी को नुकसान पहुंचा रही थी तो वो आरफा के अलावा और कोई नहीं था। हर बार उसका ख़त पढ़ने पर वो खुद से वादा करता कि इस बार वो उससे कह देगा कि वो उससे शादी नहीं कर सकता, वो उसके इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी ज़ाया ना करे। उसने बहुत ख़तों में आरफा को ये बात लिखी भी, मगर कभी किसी ख़त को पोस्ट करने की हिम्मत नहीं कर सका। ये उसकी खुद गर्जी थी या बुज़दिली या फिर आरफा से मोहब्बत, वो ये तय नहीं कर पाया था। 3 साल करम अली अगर चाहता तो वो अपने क्वार्टर में बैठे बैठे हाथ पांव हिलाए बगैर गुजार देता, लेकिन कम अज़ कम सऊद बिन जाबिर ने खुले लफ्ज़ों में उससे यही कहा था। मगर करम अली दिन में 8 घंटे अस्तबल में काम करता, बाज़ दफ़ा 8 घंटों से भी ज़्यादा। वो जानवरों के साथ पहली बार इतना वक्त गुजार रहा था। बाज़ दफ़ा उसे लगता जैसे वो उनकी ज़ुबान समझने लगा था। उनके एहसासात, उनके जज्बात, वहाँ अस्तबल में बंधे घोड़े उसे अपने जैसे मजबूर और बेबस लगते थे, या उससे कुछ कम बेबस। जानवरों से ये मोहब्बत उसने शेख सऊद बिन जाबिर के अस्तबल में सीखी थी, और फिर ये सारी उम्र उसके साथ रही। 3 साल में उसने सिर्फ काम नहीं किया था, इबादत भी बहुत ज़्यादा की थी। वहाँ से निकलने के लिए, इस मुसीबत से जान छुड़ाने के लिए उसने हर वो वजीफ़ा पढ़ा था जो उसे याद आया था।
पहला 1 साल तो वो एक दिन रात कुरान पढ़ने के अलावा कुछ और करता ही नहीं था। सारा दिन वो अस्तबल में काम करता और सारी रात कुरान पढ़ता रहता, ख़ास तौर पर हर हफ्ते की 7वीं रात को जब उसकी ज़िंदगी दांव पर लगती थी। खौफ था या क्या, मगर उसे नींद नहीं आती थी। वो बेख्वाबी का शिकार हो गया था और इस हालत में वो कुरान लेकर बैठा रहता। पहले साल के बाद उसने वजीफ़े छोड़ दिए थे। वो सिर्फ कुरान पढ़ता, नमाज पढ़ता, तहज्जुद पढ़ता। अपनी आजमाइश पर जैसे उसे सब्र आने लगा था। उसे लगता वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह मछली के पेट में है। फ़र्क सिर्फ ये था कि वो ये नहीं जानता था कि वो कभी बाहर आ सकेगा या नहीं। 3 साल तक वो हर सुबह, रोज़ सुबह आँख खुलने पर और रात को सोने से पहले अपने जिस्म के हर हिस्से को देखता। जिसके अपने जिस्म पर नज़र आने पर वो कई हफ्ते खौफ का शिकार रहा था। अब वो उसी के जिस्म के किसी दूसरे हिस्से पर नज़र आने की दुआ मांगता रहा था। वो बर्स उसके लिए जैसे इसमें आज़म बन गया था, जिसे पढ़कर वो वहाँ से निकल सकता था। और 3 साल बाद उसे बहरहाल अपनी दाईं रान पर वो नन्हा सा डब्बा नज़र आ गया था, जिसने उसे उस पेट से निजात दिला दी थी। वो कई घंटे खुशी और बेयकीनी के आलम में तेज़ धड़कते हुए दिल के साथ उस नन्हे से डब्बे को देखता रहा। फिर उसे लगा जैसे वो नज़र के धोखे का शिकार हो रहा था। शायद वो डब्बा उसके जिस्म पर था ही नहीं, लेकिन जब कई बार आंखें बंद करने और खोलने पर भी वो डब्बा वहीं रहा था तो उसे यकीन होने लगा था कि वो बर्स के बजाय किसी और चीज़ का दाग भी हो सकता था। अगले कई दिन वो पहले की तरह पेन लेकर उस दाग के गिर्द हर हदबंदी करता रहा। दाग बढ़ रहा था। एक नन्हे से डब्बे से वो एक सिक्के के बराबर हो गया था। तब एक लंबे अरसे के बाद वो सऊद बिन जाबिर से मिला। डब्बा देखकर वो भी इसी तरह सकते में आ गया था जैसे करम अली। बहुत देर चुप रहने के बाद उसने करम से पूछा, ये कब जाहिर हुआ? उसके लहजे में तशवीश थी। 2 हफ्ते पहले, करम ने कहा। और पिछले 2 हफ्तों से बर्स फैलने के बावजूद सऊद बिन जाबिर के किसी घोड़े को कुछ नहीं हुआ था। सऊद बिन जाबिर को कुछ तसल्ली हुई। तो अब मैं जा सकता हूँ? करम अली ने धड़कते दिल के साथ बिलाखिर वो सवाल किया जिसका जवाब वो जानना चाहता था। सऊद बहुत देर चुपचाप उसका चेहरा देखता रहा। वो 3 साल में उसकी ज़िंदगी में होने वाली एक एक चीज़ से वाकिफ़ था, यहाँ तक कि आरफा से भी। करम की फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड होती थी। वो ये भी जानता था कि वो हर हफ्ते मिलने वाली रकम जूं की तूं पाकिस्तान भेज देता है, उसमें से कुछ भी खर्च किए बगैर। वो ये भी जानता था कि 3 साल में वो अस्तबल के अच्छे मुलाजमीन में शुमार होने लगा था। उसने कई बार उसको काम करते देखा था। उसे हैरत होती थी मौत के खौफ और कैद ने काम में उसकी दिलचस्पी और जाँ फिशानी को मुतासिर या कम नहीं किया था। वो ये भी जानता था कि वो बेहद इबादत गुजार था। 3 साल में कई बार वलीद ने उसके कहने पर करम अली के लिए औरतें और शराब भिजवाई और हर बार वो शुक्रिया के साथ उन्हें वापस भिजवाता रहा। 3 साल में कभी उसे करम अली के किसी मुतालबे, किसी फरमाइश का पता नहीं चला था। उसे करम अली पर कभी तरस या रहम नहीं आया था, मगर उसमें दिलचस्पी ज़रूर पैदा हो गई थी। बिल्कुल वैसी ही दिलचस्पी जैसी उसे अपने अस्तबल में बंधे हुए घोड़ों से होती थी। उसे करम अली भी अपने अस्तबल का एक घोड़ा लगता था। वैसा घोड़ा जैसे घोड़ों के लिए सऊद कुछ भी कर सकता था। कहाँ जाओगे तुम? सऊद ने बिलाखिर उससे पूछा। करम अली सोच में पड़ गया। वाकई वो अब कहाँ जाएगा? 3 साल से कुवैत में किसी शख्स के साथ उसका कोई राबता नहीं था। उसके घर वाले बताते थे कि कुवैत में उसके पुराने दोस्त समझते थे। वो बेहद मगरूर हो गया था और गुरूर में ही उसे किसी से राबता नहीं रख रहा था। और अब अगर वो जाकर उन्हें बताएगा कि वो किस वजह से, तो पाकिस्तान जाओगे? सऊद बिन जाबिर ने उसे सोचते देकर एक बार फिर कहा। पाकिस्तान? करम अली चौंक गया। इतना पैसा तो उसकी फैमिली अब जमा कर ही चुकी होगी कि वो हमेशा के लिए पाकिस्तान चला जाता। जितना रुपया उसे सऊद बिन जाबिर के अस्तबल में काम करके 3 साल में मिला था, इतना पैसा वो 28 साल तक कहीं मजदूरी करके भी नहीं कमा सकता था। हाँ, वाकई इससे पहले पाकिस्तान जाना चाहिए, उसने बेहद मसरूर होकर सोचा। हाँ, मैं पाकिस्तान जाऊँगा, करम ने बेसाख्ता कहा। उसके बाद वापस आओगे? सऊद बिन जाबिर ने पूछा। वापस? करम चौंका। नहीं, वापस क्यों आऊँगा? कुछ ना कुछ कर लूँगा। मेरे घर वालों ने काफ़ी रकम जमा कर ली होगी, उससे कोई कारोबार कर लूँगा, करम अली ने बड़े एतमाद से कहा। रिहाई के आसार नज़र आते ही उसके लहजे का एतमाद लौट आया था। यहाँ काम कर तो रहे हो, चाहो तो यहीं रह जाओ इसी तनख्वाह में, करम अली ने चौंक कर उसे फिर बेसाख्ता कहा। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, वापस पाकिस्तान जाना है। सऊद को वही जवाब मिला था जिसकी वो तवक्को कर रहा था। तुम एक बेहद अजीब आदमी हो करम अली,
करम अली ने हैरानी से सऊद बिन जाबिर का चेहरा देखा। उसका दिल चाहा था कि वो उससे कहे कि क्या वो इससे भी ज़्यादा अजीब इंसान था जो अपने घोड़ों के लिए एक जीते जागते इंसान को कैदी बनाए हुए था, उसे ज़रूरत पड़ने पर मारने को भी तैयार था। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो मुझे बताओ, सऊद बिन जाबिर ने बेहद फराख दिली से कहा। नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, करम अली ने उसी अंदाज में कहा। जाओ जाकर सोचो फिर मुझे बताना, सऊद बिन जाबिर ने उसकी बात काटते हुए कहा। करम अली कुछ कहे बगैर वहाँ से चला आया। वो शाम उसकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी शाम थी। उससे अगले दिन इस अस्तबल से हमेशा के लिए चले जाना था। सऊद के पास आकर उसने सबसे पहले आरफा को फ़ोन किया और उसे बेहद पुरजोश लहजे में कहा कि वो चंद दिनों तक पाकिस्तान वापस आ रहा है। इस वक्त ये भी भूल गया था कि उसके पास टिकट के लिए पैसे तक नहीं थे। आरफा उसी की तरह खुश हुई थी और खुशी के साथ उसे हैरानी भी हुई थी। चंद दिन पहले करम अली और आज के करम अली की आवाज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैं तुम्हें सब कुछ पाकिस्तान आकर बता दूंगा, करम अली ने उससे कहा था। फिर उसने दूसरा फ़ोन अपने घर अपने बाप को किया था। रस्मी अलैक सलैक के बाद उसने उसी पुरजोश अंदाज में उन्हें बताया कि वो चंद दिनों तक मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान आ रहा था। दूसरी तरफ यकदम खामोशी छा गई। फिर कुछ देर के बाद जहांदाद ने बेहद तशवीश भरे अंदाज में उससे कहा, लेकिन क्यों बेटा, इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? करम अली की सारी खुशी झाग की तरह बैठ गई थी। उसके पास वाकई बाप के सवाल का जवाब नहीं था। वो हकलाया। क्या कहता? वो 4000 दीनार महीने वाली नौकरी छोड़कर पाकिस्तान क्या करने आ रहा था? मैं पाकिस्तान में कोई कारोबार शुरू करना चाहता हूँ अब्बू, उसने बिलाखिर जहांदाद से कहा। वो तो ठीक है बेटा, मगर कारोबार के लिए कितनी रकम है तुम्हारे पास? करम अली कुछ बोल नहीं सका। मैं पिछले 3 साल में जो रकम भिजवाता रहा उसमें से कुछ रकम बचाई तो होगी आपने, उसने बिलाखिर कहा। कहाँ बेटा, इतनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान में कि कुछ भी बचता कब है। तुम्हें बताया तो था कि एक गाड़ी ली है पिछले साल। 2 दफ़ा आसिफ का एक्सीडेंट हुआ, उस गाड़ी पर कितनी रकम लग गई। अब बल्कि मुझे कह रहा था कि भाईजान से कहीं नई गाड़ी के लिए पैसे भेजें। कोई नया मॉडल बता रहा था, मोहल्ले में किसी ने लिया है। ऊपर के 2 कमरों में एसी लगवाए हैं, बहुत गर्मी होती है। और हाँ, तुम्हारी माँ ने नबीला का कुछ जेवर बनवाया है, 1-2 कमेटियाँ डालकर। अब इस्मा अभी घर में पेंट करवाया है। तुम्हारे बहन भाई कह रहे थे कि पर्दे भी बदलवाने हैं। कुछ रकम मैंने करमदाद भाई से उधार ली है कि जैसे ही तुम भेजोगे मैं उन्हें लौटा दूंगा। अभी 2 माह तक नबीला की मंगनी का फंक्शन है, उसके लिए भी रकम चाहिए। करम अली एक लफ्ज़ कहे बगैर चुपचाप फ़ोन पर यह सारी तफसील सुनता रहा। किसका फ़ोन है? उसे फ़ोन पर अपनी माँ की आवाज़ दूर से आती सुनाई दी। करम अली कह रहा है नौकरी छोड़कर मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान आ रहा है। जहांदाद ने मुड़कर उसे बताया। हैं? भला वो किस लिए? उसने माँ को बेसाख्ता तशवीश भरे लहजे में कहते सुना था। पता नहीं, तुम समझाओ उसे, ये हमाकत ना करे। जहांदाद ने रिसीवर बीवी को थमाते हुए हिदायत की। करम फ़ोन पर यह सब कुछ सुन रहा था। चंद लम्हे पहले की खामोशी और मुसरत का एहसास यकदम गायब हो गया था। हेलो करम बेटा, ये तुम्हारे अब्बू क्या कह रहे हैं? जीनत ने फ़ोन का रिसीवर थामते ही बेहद हवास बाख्ता अंदाज में करम अली से कहा। कुछ नहीं अम्मी, मैंने वैसे ही एक बात की थी। ऐसे ही पाकिस्तान आप लोगों से मिलने के लिए आना चाहता था तो 100 दफ़ा पाकिस्तान आओ बेटा, मैं तो खुद बड़ी उदास हो रही हूँ तुम्हारे बगैर। लेकिन बेटा, इस तरह लगी लगाई नौकरी पर लात मारना अच्छी बात नहीं। रिश्तेदारों में से किसी के बेटे की ऐसी अच्छी नौकरी नहीं है कुवैत में। कुछ साल और लगा लो बेटा, फिर तो आ ही जाना है ना। अभी तो तुम्हारे अलावा घर में कोई कमाने वाला तक नहीं है। आ जाओगे तो घर कैसे चलेगा? आपको बचत करनी चाहिए थी अम्मी। मैं जितनी रकम भेजता रहा आपको वो सब खर्च नहीं करनी चाहिए थी। ना चाहते हुए भी उसने माँ से गिला किया। उसने 3 साल में तकरीबन 1.5 लाख पाकिस्तान भेजा था और उसके घर वाले वो सारा खर्च कर चुके थे। वो वाकई बेवकूफ़ था जो अपने पास कुछ बचा कर रखने के बजाय सारी की सारी रकम पाकिस्तान भिजवाता रहा और कुवैत में 7 साल गुजारने के बावजूद वो आज भी वहीं खड़ा था जहां कल था। बेटा, बचत कहाँ होती है? 100 तो खर्चे होते हैं। तुम अलग से कोई रकम भेजती तो मैं बैंक में जमा करवाती रहती, मगर तुमने कभी घर के खर्चे के अलावा तो कभी कोई फालतू रकम नहीं भिजवाई। आसिफ कह रहा था कि भाईजान शायद अब आरफा के लिए रकम इकट्ठी कर रहे हैं, क्योंकि आरफा के माँ बाप ख़ानदान में कहते फिर रहे हैं कि साल 2 साल में करम अली शादी के लिए पाकिस्तान आएगा।
तुमने आरफा से कहा होगा, मैंने भी आसिफ से कहा कि कोई बात नहीं, अच्छा है वो अगर शादी के लिए रकम इकट्ठी कर रहा है। शादी पर रुपए पैसे की ज़रूरत तो पड़ती ही है। आसिफ ने हालांकि कितनी बार मुझे कहा कि भाईजान से कहें कि वो कारोबार के लिए पैसे भेजें, जब भाईजान की शादी होगी तो मैं वो रकम वापस कर दूंगा, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही दूंगा भाईजान को, उसकी माँ कह रही थी। करम अली ने कुछ भी कहे बगैर फ़ोन का रिसीवर रख दिया। उसके पास इस वक्त 27 दिनार थे और ये वो रकम थी जो 3 साल पहले सऊद बिन जाबिर के पास आने से पहले महीने का खर्च पाकिस्तान भेजने के बाद बची थी। 3 साल में उस रकम में कोई कमी या इजाफा नहीं हुआ था और उसके घर वालों को शुबा था कि वो अपनी शादी के लिए रकम इकट्ठी कर रहा है, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो हर महीने अपनी पूरी तनख्वाह नहीं भिजवाता होगा, अपने पास उसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो रखता ही होगा। करम अली अब आज़ाद था। कितना आज़ाद! वो बाहर अस्तबल के घोड़ों में आकर फिरने लगा। उस शाम उसका वाकई जी चाहा था कि उसके जिस्म पर बर्स फैलने के बजाय अस्तबल का कोई घोड़ा मर जाता, ताकि उसके बदले उसकी जान चली जाती। वो अगली सुबह अस्तबल नहीं गया। उसने सऊद बिन जाबिर को बता दिया कि वो उसके पास कोई काम करना चाहता है। सऊद बिन जाबिर ने उसे कोई सवाल जवाब किए बगैर खुशी से उसे अपने पास रख लिया था, लेकिन इस बार उसने करम अली को अस्तबल में रखने के बजाय अपने रिहायशी महल में रखा था, अपने ज़ाती खिदमतगार के तौर पर। और वहाँ रखने के चंद माह बाद वो उसे अपने ज़ाती त्यारे में अपने साथ लॉस वेगास के उस कसीनो में लाया था जो सऊद बिन जाबिर की मलकियत था। और वो महीने में एक बार जुआ खेलने के लिए अपने कसीनो ज़रूर जाता था। ये एक इत्तेफाक था या सऊद बिन जाबिर की बदकिस्मती, लेकिन आज तक सऊद अपने कसीनो में जुआ खेलते हुए कभी नहीं जीता था। लॉस वेगास के किसी भी दूसरे कसीनो में ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसकी हार का सिलसिला जितना लंबा होता गया, उसके कसीनो के मुलाजिमीन का ये इसरार भी कि वो उसे धोखाबाजी से जताने की कोशिश करें। सऊद बिन जाबिर कोई बहुत ज़्यादा ईमानदार आदमी नहीं रहा था, मगर उसकी ज़िद थी कि वो अपने कसीनो में अगर जीतेगा तो किसी धोखेबाजी के बगैर, वरना तब तक हारना पसंद करेगा जब तक किस्मत उसका साथ नहीं देती। वो करम अली को अपने साथ खुशकिस्मत समझकर उसकी किस्मत आजमाने के लिए नहीं लाया था, लेकिन ये अजीब इत्तेफाक था कि जिस रात वो करम अली के साथ उस कसीनो में आया, उस रात सऊद बिन जाबिर ने 20 साल के बाद अपने कसीनो में रकम जीती थी। सिर्फ ये नहीं, वो उस रात एक बाजी भी नहीं हारा था। रकम सऊद बिन जाबिर के लिए कोई मानी नहीं रखती थी, जीत मानी रखती थी। वो तकरीबन खुशी से पागल हो गया था। करम अली को एक लम्हे के लिए भी ख्याल नहीं आया था कि वो सऊद बिन जाबिर के लिए खुशकिस्मत साबित हुआ था, लेकिन सऊद बिन जाबिर को सबसे पहले यही ख्याल आया था। करम अली ने उसके हार के सिलसिले को तोड़ दिया था। करम अली यकदम उसके नज़दीक बहुत अहमियत इख्तियार कर गया था। उसके बाद वो जब भी लॉस वेगास आता, करम अली को साथ लेकर आता, और ऐसे ही एक सफ़र पर करम अली ने उसे मुस्तकिल तौर पर लॉस वेगास में ही रहने की ख्वाहिश की थी। सऊद बिन जाबिर ने किसी तामुल के बगैर उसकी बात मानी थी। कसीनो में जो काम करना चाहो मैं तुम्हें दिलवा देता हूँ, सऊद ने बड़ी फ्याजी के साथ कहा। करम अली का दिल बेसाख्ता चाहा उसे कहे वो वहाँ कोई काम करना नहीं चाहता, उसे इस जगह से भी नफरत थी, लेकिन उसे खदशा पैदा हुआ था कि सऊद उसकी बात पर बिगड़ सकता था, या अगर दोबारा उसे कुवैत ले गया तो। कसीनो में काम? करम अली कहते कहते अटका। हाँ, कोई भी काम जो तुम करना चाहो, सऊद बिन जाबिर ने एक बार फिर उसी अंदाज में कहा। करम अली बहुत देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं कसीनो का फर्श साफ करना चाहता हूँ। सऊद बिन जाबिर को 3 साल से ज़्यादा के अरसे में करम अली कभी बेवकूफ़ नहीं लगा था, मगर इस वक्त वो वाकई अहमक था। उसकी जगह कोई और होता तो आज सऊद बिन जाबिर से कुछ ऐसी चीज़ मांगता जिससे हमेशा के लिए उसकी किस्मत बदल जाती, मगर वो छोटे जहन और छोटी क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी था, इतना बड़ा ख्वाब कैसे देखता। 3.5 साल में पहली बार सऊद बिन जाबिर का दिल करम अली से उठ गया। वो ये नहीं जानता था कि इस छोटे जहन के और छोटी क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले आदमी ने उसमें इन चंद कामों में से एक चुनने की कोशिश की थी जिससे उसे रिज़्क़े हलाल के करीब तरीन वाला मिलता। सऊद बिन जाबिर ने ही अमेरिका में उसके सारे पेपर्स बनवाए थे। करम अली कुवैत से लॉस वेगास आ गया था। कौन है सलमान? नफीसा ने सलमान को दरवाज़ा खोलकर खड़े देखा। सलमान जवाब देने के बजाय सामने से हट गया। जैनी अंदर आ गई। सहन के तख्त पर बैठी नफीसा गोद में रखी प्लेट से रोटी का लुकमा लेते लेते रुक गईं। उन्होंने प्लेट रख कर उसे देखा। रोटी का लुकमा लेते लेते रुक गईं। उन्होंने प्लेट को गोद से हटाकर तख्त पर रख दिया। कई माह पहले की तरह जैनी को देखकर गुस्से से पागल नहीं हुई थी वो इस बार।
ज़ैनी कुछ देर चुपचाप शिकस्त खोरदा अंदाज में सहन में खड़ी रही, फिर एक लफ्ज़ भी कहे बगैर नफीसा के कदमों में घुटनों के बल बैठ गई और उसने माँ की गोद में मुंह छुपाते हुए रोना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने बड़ा जुल्म किया हम सब पर ज़ैनी, कितना समझाया था उन्होंने तुम्हें, कितना कहा था उन्होंने, लेकिन तुमने उनकी बात नहीं मानी। अब देखो किस हाल में हो तुम। ज़ैनी ने सर उठाकर माँ को नहीं देखा। वो माँ के पास सिर्फ रोने आई थी। माँ के पास तो हर कोई रोने ही आता है। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रही थी। नफीसा भी रोने लगी। वो जानती थी ज़ैनी ज़िया के कितने करीब थी। वो अब्बू की बेटी थी, माँ की कुछ नहीं। वो जानती थी बाप की मौत ने उस पर क्या असर किया होगा। वो नहीं जानती थी वो इस रात उनकी गोद में बाप के लिए आंसू बहाने नहीं आई थी। वो जिस चीज़ के लिए रो रही थी वो नफीसा जान जाती तो वो जान से जाती। अब क्या फ़ायदा रोने का ज़ैनी, अब कुछ वापस तो नहीं आएगा, चुप हो जाओ अब। नफीसा ने बिलाखिर उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे दिलासा देने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत देर तक रोती रही। ज़हरा और रबिया सहन से आने वाली आवाज़ें सुनकर बाहर निकल आई थी। ज़हरा ज़ैनी को इस तरह रोते देखकर खुद भी रोने लगी थी, मगर रबिया सिर्फ चंद लम्हे रुकी थी वहाँ, फिर वो वापस कमरे में चली गई। ज़ैनी के आंसुओं और मगरमच्छ के आंसुओं में उसे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ था। वो बहुत नाराज़ थे तुमसे। मैंने उन्हें ज़िंदगी में कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। तुम्हारे घर गए थे तुम्हें लेने, मगर जब उन्हें पता चला कि तुम मलेशिया चली गई तो बहुत सदमा हुआ था उन्हें। बहुत बुरा भला कहा उन्होंने उस रात वापस आकर। ये भी कहा कि वो दोबारा अब कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे। ये भी कहा कि वो मर भी जाएं तो हम तुम्हें उनके जनाजे में शरीक ना होने दें। उन्होंने मुझसे कहा कि वो हराम रिस्क खाने और पहनने लग गई है। इस हालत में मेरे पास आएगी तो मेरी रूह को तकलीफ होगी। उसी दिन उन्हें रात के पिछले पहर हार्ट अटैक हुआ और चंद घंटों में वो ख़त्म हो गए। नफीसा आंखों को दुपट्टे के पल्लू से साफ करती हुई उसको बता रही थी। वो सब ना भी बताती तो वो जानती थी बाप उससे नाराज़ था, वरना ये कैसे होता कि उसके ख्वाब में ही ना आता, एक बार भी नहीं। और ज़िया की ख्वाहिश पूरी हुई थी। वो उनके जनाजे में शिरकत नहीं कर सकी थी। उनकी रिस्क हराम खाने वाली बेटी औलाद आखिरी बार उनके पास नहीं आ सकी। बहुत बार उसे ज़िया की कब्र पर जाने का ख्याल आया था, मगर हर बार एक अजीब सी निदामत मुलामत उसके पांव पकड़ लेती। उसमें बाप का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, और कम अज़ कम अब इस हालत में जब उसका वजूद रिस्क हराम में छुपा हुआ था। ज़ैनी तख्त पर बैठी प्लेट में पड़ी प्याज के साथ वो रोटी खाने लगी जो नफीसा ने छोड़ी थी। नफीसा अब भी ज़िया की बातें बता रही थी और वो रिस्क हलाल खा रही थी। उसने याद किया आखिरी बार कब उसने खाना खाते हुए उसके जायके पर इतना गौर किया था। यकीनन वो आखिरी बार इस घर में ही हुई थी, उस घर से निकलने के बाद नहीं। ज़हरा ने पानी का गिलास लाकर उसके पास रख दिया। ज़ैनी अब आखिरी लुकमा ले रही थी। आप अभी तक यहीं हैं आपा? ज़ैनी को इस वक्त पहली बार ज़हरा की वहाँ मौजूदगी का एहसास हुआ। ये तो कई महीनों से यहीं है। तुम्हारे अब्बू की वफ़ात के बाद नईम से उसे वापस लेकर ही नहीं गया। वो दूसरी शादी करने वाला है। बच्चियाँ और ज़हरा तब से यहीं हैं। ज़हरा के कुछ कहने से पहले ही नफीसा ने रंजीदगी से कहा, रबिया की मंगनी टूट गई है। ज़ैनी को शौक लगा। रबिया अभी तक बाहर उसके पास नहीं आई थी। वो अब वजह समझ सकती थी। तुम्हें कितना रोका था उसके ससुराल वालों ने। तुम्हारी मॉडलिंग की वजह से ही ये मंगनी तोड़ी है। नफीसा के लहजे में मुलामत नहीं थी, गिला था, और गिला होना भी चाहिए था। आप लोग अपना सामान पैक कर लें, मैं आप सबको लेने आई हूँ। नफीसा ने चौंक कर ज़ैनी को देखा। अब वो पानी पी रही थी। मैं तो ये समझी कि तुम वापस आ गई हो। ज़ैनी को माँ की सादगी पर बेसाख्ता प्यार आया। जिंदगी के हर मोड़ पर वापसी का मौका नहीं मिलता। पीछे अब बचा क्या है जिसके लिए मैं वापस आऊं? उसकी आवाज़ में नमी थी। आना होता तो जाती क्यों? आप लोग अभी मेरे साथ चलें, सुबह मेरे मुलाजिम आकर सामान ले जाएंगे, उसने नफीसा से कहा। इससे पहले कि नफीसा कुछ कहती, ज़हरा और सलमान उठ खड़े हुए। नफीसा ने हैरानी से उन्हें देखा। उन्होंने जैसे बावर करा दिया था कि उनका फैसला क्या होना चाहिए था। भूख और जिल्लत में अगर एक चीज़ का इंतखाब करने का मौका मिले तो हर शख्स जिल्लत ही चुनेगा। भूख जिंदगी को सालों और महीनों से उंगली की पोरों पर ले आती है। इन सब ने उससे पहले गुर्बत और तंगदस्ती नहीं देखी थी। ज़िया की मौत ने उन दोनों से रोशनास करवाया। उनकी मौत से पहले घर में जैसा भी पकता, मगर दिन में 3 बार पकता हर एक की हर एक ज़रूरत था खैर से ही मगर पूरी हो जाती। लेकिन अब इस घर से रिस्क नहीं गया था, रिस्क की बरकत चली गई थी। नफीसा ने कुछ नहीं कहा, खामोशी से सर झुका दिया। ये जैसे हथियार डालने के मुतरादिफ था। लेकिन रबिया ने हथियार नहीं डाले थे, या कम अज़ कम इस आसानी से नहीं डाले थे। वो ज़हरा के सामान पैक करने के लिए अंदर आते ही गुस्से में आग बगोला बाहर सहन में आ गई थी।
मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी अम्मी, और किसी हराम खाने वाले के घर में तो कभी नहीं। उसने सहन में आकर जैनी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए नफीसा से आवाज़ बुलंद कहा। जैनी खामोश रही, उसके पास उस वक्त कहने के लिए कुछ नहीं था। यहाँ रहकर भी बहुत से मसले हैं रबिया, तुम तो अपनी आंखों से घर का हाल देख रही हो। जहरा की 2 बच्चियां बीमार पड़ी हैं और इलाज के लिए पैसे नहीं। उसकी बड़ी बच्ची स्कूल छोड़कर घर में बैठी है। सलमान ने तालीम छोड़ दी, तुमने तालीम छोड़ दी, फिर भी घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। सब कुछ खराब है तो कोई बात नहीं, कल ठीक हो जाएगा। अब्बू की पेंशन आने लगेगी, मेरा रिजल्ट आ जाए तो मुझे कोई बेहतर नौकरी मिल जाएगी। हमें किसी के टुकड़ों पे पलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो नफीसा से यूं बात कर रही थी जैसे जैनी वहाँ है ही नहीं। जैनी ने मुदाखलत नहीं की। वो इस प्लेट में नमक मिर्च के ज़र्रात को अपनी उंगली से साफ करके अपनी पोरें चाटती रही। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो रहो, लेकिन हम में से तो कोई यहाँ नहीं रहेगा। हम सब जैनी के पास जाएंगे, वो बहन है हमारी। ज़हरा ने बाहर निकलकर बड़ी सख्ती से रबिया से कहा। अब्बू को कितना दुख होता अगर ये बात आप उनके सामने करती। रबिया ने पलटकर ज़हरा से कहा, अब्बू होते तो कोई यहाँ से ना जाता, लेकिन अब उन हालात में यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। रिश्तेदारों को आजमा लिया, मोहल्ले वालों को देख लिया, अब और किसको परखना बाकी है। मैं यहाँ बैठकर अपनी बेटियों को मरते नहीं देख सकती। कोई और ना भी जाए तो मैं जैनी के साथ जाऊँगी और सलमान भी हमारे साथ जाएगा। ज़हरा ने अली उल ऐलान कहा। जैनी प्लेट के इतराफ में लगी हुई मामूली सी नमक मिर्च को अपनी पोरों से साफ करने और चाटने में लगी थी, यूं जैसे वो सिर्फ इसी काम के लिए वहां आई हो। रबिया ने नफीसा को देखा और कहा, मगर मैं और अम्मी यहाँ से नहीं जाएंगे। रबिया, अब तुम जिद मत करो। पहले उसकी जिद की वजह से ये दिन देखने को मिला है, अब तुम्हारी जिद कोई और आफत लेकर आएगी हमारे लिए। जब कोई यहाँ नहीं रहना चाहता तो तुम अकेले यहाँ कैसे रहोगी? नफीसा ने बिलाखिर कहा। रबिया ने बेयकीनी से माँ को देखा। आप भी यहाँ नहीं रहेंगी? नहीं, जहाँ बाकी जा रहे हैं मैं भी वहीं जाऊंगी, नफीसा ने मध्यम आवाज़ में कहा। रबिया कुछ देर बोल नहीं सकी। फिर उसने पहली बार जैनी को देखा। वो सर झुकाए आखिरी बार अपनी उंगली प्लेट में फेर रही थी। प्लेट अब बिल्कुल साफ थी, उसमें कहीं नमक मिर्च नहीं रह गया था। जैनी ने हाथ बढ़ाकर पानी का गिलास उठा लिया। रबिया को इस वक्त उससे बेतहाशा नफरत महसूस हुई। उसे वो ज़िंदगी में कभी इतनी बदसूरत नहीं लगी थी। तो कैसा लगा है आपको नॉवल, ये ज़रूर बताना, और अगर लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ लाइक करके जाना। और यहाँ तक आए हो तो फिर तो आपको हक बनता है, अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें यार। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।